नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएँ यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी द्वितीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं। यह सूर्य प्रकाशन द्वारा लिखित पुस्तक है। यह नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमानुसार पुस्तक है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 27 से। सामाजिक संरचना के प्रमुख लक्षणों एवं तत्वों का उल्लेख कीजिए अथवा सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर: सामाजिक संरचना से आशय, इसके लिए पिछला प्रश्न देख सकते हैं आप जो हमने पहले डिस्कस किया था। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना समाज के वाह स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना केवल समाज के ढांचे का निर्माण करने वाली इकाइयों की एक क्रमबद्धता है। जिस प्रकार प्रत्येक शरीर की बाह बनावट परस्पर भिन्न होती है, उसी प्रकार प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना भी अन्य समाजों से भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि समाज के प्रतिमान एवं संस्थाएं अन्य समाजों से भिन्न होती है। सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता है, व्यवस्था नहीं। सामाजिक संरचना अनेक इकाइयों की एक क्रमबद्धता मात्र है। इसका इन इकाइयों की अच्छाई बुराई से कोई संबंध नहीं होता। सामाजिक संरचना इस बात से संबंधित नहीं है कि समाज को कैसे संगठित बनाया जा सकता है या समाज में विघटन क्यों उत्पन्न होता है। सामाजिक संरचना तो केवल उन इकाइयों या तत्वों के वाह स्वरूप का बोध कराती है जिनसे समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना मानव संबंधों की जटिल व्यवस्था है जो कि मूलतः अमूर्त है। सामाजिक संरचना कोई मूर्त वस्तु नहीं है जिसे हाथ में लेकर देखा जा सके। सामाजिक संरचना के घटक अंगों की अपनी निश्चित संरचना। सामाजिक संरचना के कई घटक अंग होते हैं। इनमें से प्रत्येक घटक अंग का अपना एक ढांचा या संरचना होती है जिन्हें हम उपसंरचना कहते हैं या कह सकते हैं। ये उपसंरचनाएं पुनः संचरित होकर ही वृहद सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। प्रत्येक निर्मायक अंग की एक पूर्व निश्चित परिस्थिति होती है। सामाजिक संरचना से प्रत्येक निर्मायक अंग की एक पूर्व निर्मायक परिस्थिति होती है। यह परिस्थिति जितनी अधिक निश्चित और सुस्थिर होगी, संरचना उतनी ही सुदृढ़ होगी। उदाहरण स्वरूप परिवार, महाविद्यालय, कचहरी आदि समाज के अंगों की समाज में पृथक पृथक परिस्थिति होती है। सामाजिक संरचना एक गतिशील धारणा है। सामाजिक संरचना की प्रकृति या स्वरूप समय एवं समाज अनुसार परिवर्तनशील होता है। सामाजिक संरचना का स्वरूप हर समाज में एवं हर समय एक जैसा नहीं होता है। समयानुसार प्रत्येक समाज में सामाजिक संरचना में परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक संरचना सापेक्षता स्थिर प्रतिमान है। सामाजिक संरचना सापेक्षता एक स्थिर प्रतिमान है। यदि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के बीच पारस्परिक संबंधों में स्थिरता नहीं है तो संरचना के निर्माण में वे आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं कर सकते। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं जैसे भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होती है। यही कारण है कि विभिन्न सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। परिवर्तन की अति मंद गति होती है। सामाजिक संरचना तथा उसके घटक अंग सदैव अपरिवर्तनशील नहीं होते, प्रत्युत उनमें परिवर्तन अति मंद गति से होता है। सापेक्षिक स्थिरता सामाजिक संरचना की विशेषता है, न कि पूर्ण स्थिरता। संरचना के संगठन व विघटन का बोध होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण संस्थाओं द्वारा होता है, लेकिन ये संस्थाएं मानव स्वभाव पर स्वस्थ प्रभाव भी डालती हैं तथा विपरीत आचरण को भी प्रोत्साहित करती हैं। इसको दुर्खीम व मर्टन ने इस स्थिति को सामाजिक विचलन की संज्ञा दी है। इस प्रकार संरचना से संगठन व विघटन दोनों का बोध होता है। सामाजिक संरचना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के निम्नलिखित प्रमुख तत्व बतलाए हैं। विभिन्न प्रकार के उपसमूह, सब ग्रुप्स ऑफ वेरियस टाइप्स। सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूहों द्वारा होता है जो परस्पर संबंधात्मक मानदंडों द्वारा जुड़े होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं धारण करने वाले इन उपसमूहों में संगठित रहते हैं। ये भूमिकाधारी ही सामाजिक प्रणाली में भाग लेते हैं। इनका सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं, रोल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। इन विभिन्न प्रकार के उपसमूहों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी होती है। भूमिकाएं भूमिकाधारियों से अधिक स्थायी होती हैं। नियामक मानदंड, रेगुलेटिव नॉर्म्स। उपसमूहों तथा भूमिकाओं को परिभाषित, नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए नियामक मानदंड होते हैं।
ये मानदंड ही भूमिकाओं के पारस्परिक संबंधों एवं अन्य प्रणालियों से संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। इन्हीं के फलस्वरूप सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्व, नियमितता एवं पुनरावृत्ति पाई जाती है। सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज, सामाजिक संरचना में संबंधात्मक एवं नियामक मानदंडों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं, जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है। मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थों एवं गुणों का मूल्यांकन भी किया जाता है। जीवन में विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रों के अनुसार मूल्य भी अलग अलग होते हैं। जॉनसन के अनुसार इन तत्वों में से कोई भी किसी प्रकार का उपसमूह, कोई भूमिका, कोई सामाजिक मानदंड या कोई मूल्य आंशिक संरचना कहा जा सकता है। प्रकार की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा प्रकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रकार यानी फंक्शंस। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना और प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने संरचना और प्रकार का प्रयोग किया था। स्पेंसर के बाद प्रख्याता समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में संरचना और प्रकार की चर्चा की है। संरचना और प्रकार का समाजशास्त्र में विभिन्न विद्वानों रेडक्लिफ ब्राउन, मानहीम मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन, मैकाइवर, डेविस तथा मूर, जॉन लेवी आदि ने भी समय पर अपनी संरचनाओं में प्रयोग किया है। प्रकार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। सामान्य अर्थों में प्रकार शब्द का प्रयोग समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए किया जाता है। समाजशास्त्रियों ने समान अर्थों में या समान अर्थों से हटकर प्रकार शब्द का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने एवं अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान के लिए किया है। मानव शरीर की कार्यप्रणाली प्रकार की अवधारणा को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित करती है। एक मानव शरीर संरचना का निर्माण हाथ, पैर, नाक, हृदय, फेफड़ा, दिमाग आदि विभिन्न इकाइयों से मिलकर हुआ है, और ये सभी अंग मानव शरीर व्यवस्था के संचालन और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे ही इन शारीरिक इकाइयों का प्रकार कहा जाता है। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने प्रकार शब्द का अर्थ समाजशास्त्र में निम्नलिखित 5 अर्थों में कर विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। उत्सव के रूप में, फॉर्म ऑफ फेस्टिवल। प्रकार शब्द का सामान्य अर्थों में प्रयोग हम विभिन्न उत्सवों पर करते हैं। समाज में किए जाने वाले सभी सार्वजनिक उत्सवों जैसे केसरवानी कॉलेज का वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन मनाना, बेटी के जन्मदिन का उत्सव मनाना, मानस भवन रंगमंच पर विवेचना, नाट्य समूह का सांस्कृतिक उत्सव, कल्चरल फंक्शन प्रकार है। सामाजिक आर्थिक विश्लेषण या व्यवसाय, फॉर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस और बिजनेस। प्रकार शब्द का प्रयोग विभिन्न सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में विभिन्न व्यवसायिक घटनाओं के संदर्भ में भी किया जाता है। उदाहरणार्थ, आपका व्यवसाय क्या है, आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं आदि। समाजशास्त्री नेस्फील्ड ने जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत में प्रकार फंक्शन शब्द का प्रयोग करके ही जाति की विवेचना की है। पदेन कार्य, पॉजिटिव वर्क। मर्टन ने प्रकार शब्द का प्रयोग किसी सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलापों के लिए भी किया है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महापौर के क्या प्रकार हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति के क्या प्रकार है। प्रकार का प्रयोग, यूजेस ऑफ फंक्शंस। सामाजिक आर्थिक विश्लेषण या व्यवसाय, पदेन कार्य, गणित में, मानवशास्त्र या जीव विज्ञान में, उत्सव के रूप में। गणित शास्त्रीय अर्थ में, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित में दो चरों के मध्य होने वाली क्रिया को फंक्शन कहते हैं। एक चर यानी वेरिएबल का दूसरे चर यानी वेरिएबल से संबंध बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण, 2 × 2 = 4। गणित की तरह ही समाजशास्त्र में भी प्रकार का प्रयोग करते हैं, जैसे विवाह विच्छेद की दर का घटना या बढ़ना आर्थिक स्थिति का परिणाम है, अर्थात घटना ए विवाह विच्छेद कार्य है, घटना भी आर्थिक स्थिति का। जीव विज्ञान या मानव विज्ञान के अर्थ में, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान जीवों के शरीर के संचालन में उनके अंगों के द्वारा किए जाने वाले योगदान को प्रकार कहा जाता है। हृदय का कार्य, फेफड़े का कार्य, दिमाग का कार्य आदि। अर्थात शरीर व्यवस्था के संचालन में हृदय, फेफड़े आदि के प्रकार की व्याख्या। समाजशास्त्र में भी हम किसी विश्वास अभ्यास का समाज में बने रहने में क्या योगदान है की विवेचना करते हैं।
समाजशास्त्री R.K. मर्टन कहते हैं कि सिर्फ प्रकार्य शब्द का ही विभिन्न अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि प्रकार्य को प्रकट करने के लिए अन्य शब्दों की उपयोगिता, यूटिलिटी, प्रेरणा, मोटिव, प्रयोजन, पर्पस, लक्ष्य, एम, परिणाम, कॉन्सेप्ट और कॉन्सिक्वेंसेस का भी प्रयोग किया जाता है। प्रकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। प्रकार समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे विद्वानों ने निम्न अनुसार परिभाषित किया है। जॉनसन, JOHNSON, जॉनसन, समाज की किसी भी आंशिक संरचना अर्थात भूमिका, समूह, सामाजिक नियम, सांस्कृतिक मूल्यों का वह योगदान जो किसी सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करे, प्रकार कहलाता है। मर्टन, MERTON, मर्टन। प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। क्लूकहॉर्न, क्लकहॉर्न, KLUCKHOHN। संस्कृति का कोई भी अंग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके और व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्ण समझे। रेडक्लिफ ब्राउन, REDCLIFFEBROWN, रेडक्लिफ ब्राउन। प्रकार्य आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाले योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकार्य सांस्कृतिक समाज और संस्कृति समाज और उनकी इकाइयों का वह कार्य है जो सामाजिक व्यवस्था के संतुलन, निरंतरता, सामंजस्य व्यवस्था में सहायक हो, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रकार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। रेडक्लिफ ब्राउन, क्लूकहॉर्न, दुर्खी, मेलिनोवस्की, किंग्सले, डेविस, मर्टन, पार्सन्स आदि ने प्रकार की विवेचना करते हुए इसके अलग अलग लक्षण और विशेषताएं बताई हैं। प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से संबंधित है। प्रत्येक प्रकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रत्येक सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रकार सहायक होते हैं। प्रकार समाज में अनुकूलन और सामंजस्य बनाते हैं। इकाइयों के वे कार्य जो समाज द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं उन्हें ही प्रकार कहते हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य प्रकार नहीं कहलाते, वरन केवल वे ही कार्य प्रकार कहलाते जो समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं। प्रकार का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से होता है। प्रकार स्पष्ट और प्रकट होने के साथ साथ अस्पष्ट और अप्रकट भी होते हैं। प्रकार इकाइयों में परस्पर प्रकार्यात्मक संबंध एवं प्रकार्यात्मक एकता उत्पन्न करते हैं। प्रकार की अवधारणा सामाजिक मूल्यों से संबंधित होती है। प्रकार एक गतिशील अवधारणा है। प्रकार की विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि प्रकार सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका। परिस्थिति की परिभाषा कीजिए। समाज में परिस्थिति के निर्माण के क्या अधिकार है या आधार है, ये बताइए। परिस्थिति की परिभाषा दीजिए। समाज में परिस्थिति के निर्धारण के क्या आधार है, बताइए। परिस्थिति की परिभाषा दीजिए। परिस्थिति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। परिस्थिति की परिभाषा दीजिए। परिस्थिति के मुख्य निर्धारकों की विवेचना कीजिए। प्रश्नों के टाइप्स हैं, चलिए उत्तर देख लेते हैं। परिस्थिति अथवा पद की अवधारणा। स्थिति अथवा परिस्थिति या पद की अवधारणा का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के बाद के चरणों में हुआ। परिस्थिति अथवा स्थिति यानी स्टेटस की अवधारणा को प्रचलित करने में किंटन का अत्यधिक योगदान रहा है। किसी एक व्यक्ति की स्थिति का अनुमान हम भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि में भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। उदाहरणार्थ, जब एक लड़का अपने घर पर अपने माता पिता से बातचीत करता है तब उसकी स्थिति पुत्र की है। जब यही लड़का कॉलेज में जाता है तो वहाँ पे वह छात्र होता है। यही लड़का कक्षा के बाहर अपने मित्र से बात करता है तो वह मित्र कहलाता है। और यही लड़का जब कार्यालय में जाता है तो क्लर्क बन जाता है। कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक समाज की स्थिति में व्यक्ति की भिन्न भिन्न स्थितियाँ हो सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक समय विशेष में, किसी स्थान विशेष में, किसी व्यवस्था विशेष के अंदर जो व्यक्ति को एक स्थान मिला होता है वह उस स्थिति या परिस्थिति या पद होता है। वह उसका पद कहलाता है, उसकी स्थिति कहलाती है या परिस्थिति कहलाती है। स्थिति या परिस्थिति या पद की परिभाषाएं। परिस्थिति की कुछ प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित प्रमुख परिभाषाएं की हैं। मैकाइवर तथा मोना केसी।
मैकाइवर तथा मोनाकेसी। हम पारिस्थितिकी की परिभाषा सामाजिक झुंड के स्थान से करते हैं जो आदर के चिन्हों पर कार्यों के प्रतीक से पहचाना जा सकता है। मैकाइवर तथा पेज। पारिस्थिति वह सामाजिक पद है जो कि अपने रखने वालों के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों या सामाजिक सेवा के अतिरिक्त आदर, प्रतिष्ठा और प्रभाव की कुछ मात्रा निश्चित करती है। किम्बाल यंग। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में प्रत्येक सदस्य के कुछ कार्य या क्रियाएं हैं जिनसे वह संबद्ध है और जो शक्ति या प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा अपने साथ ले चलती है। इस प्रतिष्ठा या शक्ति से हम उनकी स्थिति की ओर संकेत करते हैं। एलियट और मैरिल। परिस्थिति व्यक्ति का वह पद पोजीशन है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपनी आयु, लिंग, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त करता है। आगबर्न तथा निम्कॉफ। परिस्थिति की सबसे साधारण परिभाषा यह है कि वह समूह में व्यक्ति के स्थान को बनाते हैं राइटर। स्थिति तो व्यक्ति का पद है जो वह समूह या समाज में प्राप्त करता है। लेपियर। सामाजिक स्थिति साधारणतः व्यक्ति की समाज में स्थिति से समझी जाती है। मजूमदार। परिस्थिति का अर्थ समूह में व्यक्ति की स्थिति, पारस्परिक दायित्व एवं विशेषाधिकारों, कर्तव्यों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से है। लिंटन। किसी विशेष व्यवस्था में कोई व्यक्ति निर्दिष्ट समय में जो स्थान प्राप्त करता है उस व्यवस्था के अनुसार वह उसकी परिस्थिति की ओर संकेत करता है। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्थिति या सामाजिक स्थिति किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंधों में वह विशिष्ट स्थान है जिसके कारण उसे आदर और प्रतिष्ठा मिलती है तथा उनका प्रभाव होता है जो उसको दिए गए आदर के चिन्हों और कार्यों से पहचाना जाता है। परिस्थिति के आवश्यक तत्व एवं विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाओं से परिस्थिति की निम्नलिखित विशेषताएं या आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। परिस्थिति सापेक्षिक अवधारणा है। हम किसी परिस्थिति का कार्य अन्य स्थितियों के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, पति की स्थिति का अर्थ पत्नी की स्थिति के संदर्भ में ही स्पष्ट किया जा सकता है। स्थितियों की विविधता। एक ही समय में एक व्यक्ति की अनेक स्थितियां होती है, अर्थात वह विभिन्न समूहों में विभिन्न स्थानों को ग्रहण करता है। स्थिति का हस्तांतरण। स्थितियों के संस्थाकरण के द्वारा ये समाज की संस्कृति का एक अंग बन जाती है और अन्य सांस्कृतिक उपकरणों के समान ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। स्थिति का निर्धारण सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा। समाज में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर होता है। जिन गुणों का मूल्य सामाजिक मूल्य व्यवस्था में जितना अधिक उच्च होगा उनको अर्जित रखने वाले व्यक्ति की स्थिति भी उतनी ही उच्च होगी। स्थिति की पहले से विद्यमानता। स्थिति विभिन्न समूहों में विभिन्न स्थानों को ग्रहण करती है। समाज को प्रत्येक स्थिति नए सिरे से निर्धारित नहीं करनी होती बल्कि वह पहले से ही समाज में विद्यमान होती है। स्थिति पैतृकता के आधार पर। कुछ स्थितियां पैतृक या पारिवारिक आधार पर स्वतः प्राप्त हो जाती है जबकि कुछ स्थितियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। विभिन्न वर्गों का उदय। स्थिति के आधार पर समाज में विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। ये विभिन्न वर्ग स्थिति वर्ग या स्थिति समूह कहलाते हैं। स्थिति परिवर्तनशील है। समाज और संस्कृति के साथ अधिकाधिक सफल अनुकूलन करने पर स्थिति में परिवर्तन होता है और परिपक्वता आती है। परिस्थिति का निर्धारण करने वाले तत्व या आधार या कारक। परिस्थिति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। लिंग यानी सेक्स। लुंडबर्ग ने लिखा है कि व्यक्ति का लिंग उसकी स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जन्म से ही लिंग के आधार पर स्थिति ऊंची नीची हो जाती है। आयु यानी एज। आयु के आधार पर हम मानव जीवन के विभिन्न स्तरों में अंतर करते हैं। परिवार में जो स्थिति एक बड़े भाई की हम देखते हैं बहुधा छोटे भाइयों को प्राप्त नहीं होती। जन्म बर्थ। भारत में उच्च जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति की स्थिति निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। जाति प्रजाति एवं वर्ग। कास्ट क्लास एंड रेस। सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था का भी परिस्थिति के निर्धारण में बड़ा महत्व रहता है। जाति एवं प्रजाति से प्राप्त स्थिति नैसर्गिक स्थिति है। स्थिति जाति एवं प्रजाति पर प्रभाव नहीं डालती वरन जाति एवं
प्रजातीय परिस्थिति का निर्धारण करती है। वर्ग में परिस्थिति एवं वर्ग का पारस्परिक संबंध होता है। वर्ग जहाँ स्थिति का निर्धारण करता है, परिस्थिति भी वर्ग का निर्धारण करती है। नातेदारी किनशिप, बालक को जन्म के तुरंत बाद स्थिति प्रदान करने का महत्वपूर्ण आधार नातेदारी है। नातेदारी से आशय माता पिता तथा रक्त से संबंधित अन्य व्यक्तियों से है। शिक्षा यानी एडुकेशन शिक्षा की सामाजिक स्थिति तथा कार्यों का निर्धारण करती है। प्रगतिशील तथा प्रजातंत्रात्मक समाजों में इस कारक का विशेष महत्व है। प्रोफेसर और जज की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता, शिक्षा और प्रशिक्षण के कारण भिन्न भिन्न होती है। अतः जो स्थिति शिक्षित व्यक्तियों को प्राप्त होती है वह अशिक्षित को नहीं होती। व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पर भी स्थिति और कार्यों का निर्धारण होता है। भारतीय परंपरागत समाज में या भारतीय परंपरात्मक समाज में पुरोहितों की स्थिति निश्चित रूप से बढ़ई और लुहार से उच्च होती है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, आजकल धन को सामाजिक स्थिति या परिस्थिति का निर्णायक माना जाता है। कार्ल मार्क्स आदि के अनुसार सामाजिक स्थिति का निर्धारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से होता है। पद यानी पोजीशन, व्यक्ति की स्थिति उसके पद पर भी आधारित होती है। किसी कार्यालय में एक अधिकारी की स्थिति उसके अधीनस्थ बाबुओं की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। प्रधानमंत्री की स्थिति एक अन्य मंत्रियों से अलग होती है। उच्च पदों पर रहने पर स्थिति भी उच्च होती है, इसके विपरीत होने पर स्थिति भी विपरीत हो जाती है। शारीरिक गुण, फिजिकल फीचर्स, अनेक समाजों में शारीरिक रूप से बलवान व्यक्तियों को अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार समाज में कुरूप स्त्रियों की अपेक्षा सुंदर स्त्रियों की स्थिति अधिक अच्छी होती है। कार्य यानी वर्क, व्यक्ति के अपने कार्यों से भी उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। अपने विशिष्ट कार्यों से वह समूह का नेता बन सकता है। समाज सेवा द्वारा कई व्यक्तियों ने अपनी सामाजिक स्थिति अर्जित की है। अन्य आधार, अदर बेसिस, स्थिति के निर्धारण के अन्य अनेक कारक भी हैं जिनके अनुसार व्यक्ति की स्थिति में अंतर होता है, जैसे निम्न वर्ग से संबंधित होना, अवैध जन्म होना, अधिक जनसंख्या वाले परिवार का सदस्य होना आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसमें पहला पार्ट है कार्य की अवधारणा को समझाइए, स्थिति और कार्य के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। दूसरा पार्ट है कार्य अथवा भूमिका को स्पष्ट करते हुए या परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा पार्ट है कार्य अथवा भूमिका निर्धारण के विभिन्न आधारों का उल्लेख कीजिए और परिस्थिति एवं कार्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्य और भूमिका की अवधारणा, उत्तर देखते हैं। समाज में स्थिति का जो महत्व है वह उसके कार्य, रोल अथवा भूमिकाओं के कारण होता है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे कार्य करता है उसकी स्थिति भी उतनी ही ऊंची होती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में विभिन्न कार्य करता है। बिना कार्य उसकी स्थिति का कोई महत्व नहीं है। समाज का ढांचा ही सामाजिक कार्यों पर चलता है। सामाजिक कार्य के अनुसार व्यक्ति की स्थिति का ही ज्ञान नहीं होगा, वरन सामाजिक संबंध भी बनते हैं। सामाजिक कार्यों के द्वारा ही व्यक्ति आशाजनक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। इसी आधार पर लुंडबर्ग ने लिखा है कि आशाजनक व्यवहार अथवा कार्य के आधार पर ही समाज में व्यक्ति की स्थिति निश्चित होती है। कार्य और भूमिका की परिभाषा है। डेविस के अनुसार भूमिका वह विधि है या व्यवहार विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एलियट और मैरेल के शब्दों में भूमिका वह कार्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के रूप में निभाता है। लिंटन के अनुसार कार्य का भूमिका से अभिप्राय सांस्कृतिक प्रतिमानों के उस योग से है जो किसी स्थिति से संबंधित हो। इस प्रकार इसमें वे सब मनोवृत्तियां, मूल तथा व्यवहार सम्मिलित हैं जो समाज किसी स्थिति को ग्रहण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रदान करता है। लुंडबर्ग के अनुसार सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है। रॉबर्ट के मर्टन के शब्दों में स्थान से संबंधित जो स्वरूपात्मक अपेक्षाएं हैं जिन्हें व्यवहार में देखा जाता है वह कार्य है। इस प्रकार कार्य व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो एक स्थिति के साथ समाज द्वारा संबद्ध किए जाते हैं। अतः व्यक्तियों के व्यवहार को हम कार्य नहीं कह सकते। कार्य शब्दों का प्रयोग हम संस्कृति के संपूर्ण प्रतिमानों के लिए करते हैं जो विशिष्ट स्थिति से संबंधित होते हैं। कार्य अथवा भूमिका की विशेषताएं। कार्य या भूमिका की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। कार्य सदैव परिस्थिति के संदर्भ में होता है।
प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका कार्य की आशा दो कारणों से की जाती है। एक तो यह कि व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे तथा दूसरे इसलिए कि सामाजिक संगठन बना रहे। कार्य का निर्धारण एक विशेष संस्कृति के नियमों द्वारा होता है, अर्थात संपूर्ण समाज द्वारा कार्य की स्वीकृति दी जाती है। कार्य का अभिप्राय उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है। भूमिका समयानुकूल परिवर्तनशील है। समाज और संस्कृति के साथ व्यक्ति जो जो अधिकाधिक अनुकूलन करता जाता है उसकी भूमिका में परिपक्वता आती जाती है। प्रत्येक भूमिका व्यक्ति से एक विशेष प्रकार के व्यवहार की मांग करती है और इसलिए समाज में एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका अपनी रुचियों, मनोवृत्तियों और योग्यता के आधार पर निभाता है। कार्य या भूमिका को निश्चित करने वाले तत्व। भूमिका या कार्य के निर्धारक तत्व इस प्रकार है। लिंग यानी सेक्स। लिंग जन्म से ही निश्चित होता है, अतः किसी व्यक्ति की भूमिका के निर्धारण में लिंग का स्थान महत्वपूर्ण है। आयु यानी एज। भूमि या कार्य के निर्धारण में आयु भी एक महत्वपूर्ण आधार है। आयु के आधार पर ही हम मानव जीवन के विभिन्न स्तरों में अंतर करते हैं। नातेदारी किनशिप। नातेदारी से अभिप्राय माता पिता तथा रक्त से संबंधित अन्य व्यक्तियों से है। इसकी भी व्यक्ति भी भूमिका या कार्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शारीरिक योग्यताएं। यदि व्यक्ति में गठीला शरीर, हष्ट-पुष्ट शरीर, दिखने में सुंदर आदि शारीरिक गुण विद्यमान हो तो इसकी भी भूमिका निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अन्य आधार अदर बेसिस। भूमिका के अन्य अनेक कारक भी है जिनके अनुसार व्यक्ति के कार्य में अंतर होता है, जैसे विवाह, आर्थिक आधार, उपलब्धि, व्यवसाय, शिक्षा, राजनैतिक सत्ता, आविष्कार, सौंपे गए कार्य, खेलकूद की योग्यता, साहस, जाति और प्रजाति की विशेषताएं, कलात्मक विशेषता इत्यादि। स्थिति और भूमिका का कार्य का परस्पर संबंध। स्थिति पद और भूमिका में परस्पर संबंध नीचे लिखे अनुसार है। स्थिति और कार्य दोनों का ही निर्धारण होता है। इनका निर्धारण समूह विशेष की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, धार्मिक कारक, शिक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। एक व्यक्ति की स्थिति और कार्य दूसरे व्यक्तियों की स्थितियों और कार्यों से भिन्न होते हैं, किंतु वास्तव में व्यक्तियों की स्थिति और कार्यों में अंतः संबंधित या संबंध पाया जाता है। सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण होता है। मूल्य सामाजिक परिस्थितियों और परिस्थितियों से जन्मते हैं। इस भांति स्थिति सामाजिक मूल्य निर्धारित करती है और इन मूल्यों की रक्षा करना उसका दायित्व है। स्थितियों में साम्य होते हुए भी व्यक्ति इन स्थितियों के संपादन में विविध प्रकार के कार्य कर सकता है। निष्कर्ष। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार कार्य अथवा भूमिका अदा करनी चाहिए या होती है। उस कार्य अथवा भूमिका के द्वारा उस व्यक्ति की स्थिति निश्चित होती है। इस प्रकार स्थिति और भूमिका परस्पर संबंधित होती हैं। स्थिति एवं कार्य में अंतर। स्थिति और कार्य में अंतर भी है। स्थिति समाज या किसी समूह मात्र में एक स्थिति मात्र है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसी बहुत सी स्थितियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी अनेक स्थितियों में रहता है। वास्तव में जितने समूह में उसका संबंध है उतनी ही स्थितियां उसके साथ है। समूह की किस्म के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। कार्य स्थिति का गतिशील अथवा व्यवहारिक पहलू होता है। स्थितियां प्राप्त की जाती है लेकिन कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं। एक कार्य यानी रोल वह तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति एक स्थिति, एक आभासों को पूर्ण करता है और उसकी सुविधाओं और विशेषाधिकारों का आनंद लेता है। किसी स्थिति में एक व्यक्ति जो कुछ कार्य करता है वही एक भूमिका यानी रोल है। यह तो स्पष्ट है कि एक ही प्रकार की स्थितियों में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और इनमें अंतरों की जानकारी हम कार्य की अवधारणा से ही कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, भारत का प्रधानमंत्रित्व एक स्थिति है। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले के अनेक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व होते हैं। ये समस्त कर्तव्य व्यक्ति से संबंधित ना होकर पद से संबंधित होते हैं।
इस पद पर आसीन व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अपनी भूमिकाओं को अदा करता है। स्थिति के समान होते हुए भी कार्य करने के तरीकों में अंतर हो सकते हैं। रॉबर्ट बियरस्टेड ने बताया कि कार्य स्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, किंतु ये दोनों ही गतिशील तत्व हैं। स्थितियाँ सांस्कृतिक है और कार्य व्यवहारात्मक है। परिस्थिति यानी स्टेटस और भूमिका यानी रोल के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालिए। परिस्थिति और भूमिका का सामाजिक महत्व। परिस्थिति और भूमिका दोनों का ही समाजशास्त्र में व्यक्तिक एवं सामाजिक दृष्टियों से काफ़ी महत्व है, जो कि निम्नलिखित है। परिस्थिति और भूमिका दोनों ही मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और सामाजिक संगठन को संचालन में लाने के लिए इनमें पारस्परिक संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। श्रम विभाजन सामाजिक कार्यों की परिस्थिति व भूमिका सरल बना देते हैं। परिस्थिति व भूमिका व्यक्ति का सामाजिकरण करने में भी योगदान देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही ये समाज में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति उनके अनुसार आचरण करना सीखता है। परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उसे यह बताते हैं कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका निभानी होगी। परिस्थिति और भूमिका द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। भूमिकाओं के निर्वाह में समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं पूरी होती रहती हैं। इससे समाज में निरंतरता एवं स्थिरता बनी रहती है। परिस्थितियाँ व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती हैं। समाज में ऊंच नीच की परिस्थितियाँ प्रायः होती रहती हैं और ये व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती हैं और प्रयत्नों के कारण ही उसकी प्रगति संभव होती है। वर्तमान युग में सभी समाजों की संरचना में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इनका सबसे प्रमुख कारण परिस्थिति तथा भूमिका के क्षेत्र में एक भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न होना है। हमारे समाज में विशेष सामाजिक संरचना इतनी तीव्रता से बदल रही है कि कभी कभी हम अपनी सामाजिक व्यवस्था के भविष्य के प्रति आशंकित हो उठते हैं। आजकल अधिकतर व्यक्तियों में अपने परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति कोई निष्ठा नहीं रह गई है। सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संगठन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक संगठन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा इलियट तथा मेरिल द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सामाजिक संगठन सापेक्ष अवधारणा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सामाजिक संगठन की अवधारणाओं को समझाइए, इसके तत्वों की विवेचना कीजिए। सामाजिक संगठन क्या है? सामाजिक संगठन के लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सामाजिक संगठन की अवधारणा। प्रोफेसर टेफ्ट ने लिखा है कि आज का युग संगठन का है और संगठन शक्ति देता है, अतः संगठन का हर क्षेत्र में होना आवश्यक है। बस यही बात समाज के लिए भी है। समाज को शक्तिशाली होने के लिए संगठन का होना परम आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। पूर्ति भी उसी दशा में संभव होगी जब समाज संगठित होगा। संगठन पूर्ण रूप से पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करता है। संगठन से हमारा आशय किसी व्यक्ति अथवा समूह की पूर्व निश्चित क्रियाओं से एक निश्चित दिशा में गतिशील होना है। संगठन का उदाहरण मनुष्य के शरीर में देख सकते हैं। मनुष्य के प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होता है। शारीरिक संगठन को सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक अंग दूसरे अंग से घनिष्ठ तथा संबंधित होता है। यदि आपके मस्तिष्क में कोई किताब पढ़ने की इच्छा हुई तो आपके पैर आपको पुस्तकों की अलमारी तक ले जाएंगे। आपकी आंखें आपकी इच्छित पुस्तक को ढूंढेंगी और हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठा लेंगे। इस प्रकार हमारा प्रत्येक अंग एक दूसरे से अभिन्नतया संबंधित है। ठीक इसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग हैं। समूह, समितियां, संस्थाएं, प्रथाएं, रीति रिवाज आदि। समाज का प्रत्येक अंग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार समाज के विभिन्न अंगों में एक प्रकार की प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनैलिटी और फंक्शनल यूनिटी पाई जाती है। इन अंगों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। समाज के विभिन्न अंगों के इस प्रकार से संबंधित रहने से एक प्रकार का स्थायी जाल समाजशास्त्री सामाजिक प्रतिमान सोशल पैटर्न कहते हैं। सामाजिक प्रतिमान सोशल पैटर्न की इस व्यवस्था को समाजशास्त्री शब्दावली में सामाजिक संगठन कहा जाता है। सामाजिक संगठन की परिभाषा है। सामाजिक संगठन के कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित प्रमुख परिभाषाएं दी हैं। र्यूटर और हार्ट, REUT या र्यूटर, HART हार्ट।
सामाजिक संगठन से अभिप्राय संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं और उनके बीच के अंतर संबंधों के साथ ही समूह के असंगठित कार्यों के योग से है। लुम्बे LUMBEY सामाजिक संगठन एक समष्टि है जो कि सहयोग करने वाले विशेष उपयुक्त भागों से मिलकर बनती है। इलियट तथा मेरिट ELLIOT इलियट MERILL मेरिल सामाजिक संगठन वह दशा है जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत या आदर्शित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती या कर रही हैं। मार्शल ई जोन्स MARSHAL मार्शल JONES जोन्स सामाजिक संगठन एक व्यवस्था है जिसमें समाज के अंग परस्पर संबंधित हैं और संपूर्ण समाज से भी अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित है। जॉनसन JOHNSON सामाजिक संगठन के अंतर्गत उन समस्त प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो सामूहिक जीवन का निर्माण करती हैं और उसे संकट और संघर्ष की स्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती हैं। मार्विन ओलासन MARVIN मार्विन OLSEN ओल्सन सामाजिक संगठन व्यवस्थित सामाजिक संबंधों में सामाजिक कर्ताओं को सम्मिलित करने की प्रक्रिया है जो कि सांस्कृतिक विचारों के साथ एकीभूत हो जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन समाज की वह व्यवस्था है जिसमें पारस्परिक सहयोग के आधार पर समाज के विभिन्न अंग या इकाइयाँ अपने अपने पूर्व निश्चित कार्यों को करती हैं और इन कार्यों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इलियट व मैरिल द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संगठन की अवधारणा की व्याख्या। इलियट तथा मैरिल ने सामाजिक संगठन की व्याख्या सामाजिक संरचना के संदर्भ में की है। सामाजिक संरचना का निर्माण समाज की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से मिलकर होता है। इनमें से प्रत्येक सामाजिक संस्था की अपनी एक स्थिति होती है तथा उस स्थिति के अनुसार ही उसके पूर्व निर्धारित कार्य होते हैं। इस प्रकार ये संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत साधन उपलब्ध करती हैं। इसका कारण यह है कि सामाजिक उद्देश्यों एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अधिकांश सदस्यों में एकात्म या एकमत्य होता है। समाज की इन विभिन्न इकाइयों एवं संस्थाओं पर सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है ताकि इन इकाइयों एवं संस्थाओं में संघर्ष या तनाव की स्थिति कम से कम उत्पन्न हो। इस प्रकार समाज की इन विभिन्न इकाइयों में संतुलन बना रहता है। इसी को इलियट तथा मैरिल ने सामाजिक संगठन कहा है। सामाजिक संगठन सापेक्ष अवधारणा है। सामाजिक संगठन एक सापेक्ष अवधारणा है। इस बात या यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। कभी भी कोई भी समाज ऐसा नहीं पाया गया जिसे पूर्ण रूप से संगठित कहा जा सके, अर्थात जिसने पूर्ण कुशलता के साथ कार्य किया हो और जिसके सभी सदस्य सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कार्यों को सहयोगात्मक ढंग से करते हों। पूर्ण सामाजिक संगठन जिसमें समस्त व्यक्ति पूर्ण योग्यता और जागरूकता से अपने कार्य करते रहें एक असंभव सी बात है। विभिन्न समुदायों में संगठन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मध्य युग के सभ्य समाज संगठित समाज का उदाहरण है और छोटे सरल आदिवासी समाज संगठित समाज का दूसरा उदाहरण है। आधुनिक युग में कोई भी ऐसा सभ्य समाज देखने को नहीं मिलता जिसमें पूर्ण सामाजिक संगठन का अभिप्राय एक मत्य और व्यवहारों की स्थिरता है जो कि तेजी से बदलते हुए समाज में संभव नहीं है। आज हमारे समाज में व्यक्ति और समूह की इच्छाओं में किसी भी प्रकार की समानता नहीं पाई जाती है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति सामुदायिक उद्देश्यों की उपेक्षा करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार कार्य करता है। सामाजिक एकमत्य सोशल कंसेंसस का नाश हो गया है। सामाजिक संगठन और सामाजिक शांति तथा एकमत्य का स्थान व्यक्तियों, संस्थाओं, वर्गों और राष्ट्रों के बीच में होने वाले संघर्ष तथा प्रतियोगिता से लिया जाता है या उसने ले लिया है। सामाजिक संगठन सामाजिक शांति तथा एकमत्य का स्थान व्यक्तियों, संस्थाओं, वर्गों और राष्ट्रों के बीच में होने वाले संघर्ष तथा प्रतियोगिता ने ले लिया है। अतः पूर्ण संगठन की धारणा केवल तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक कार्यों में ही लाभप्रद हो सकती है। व्यवहारिक रूप में यह धारणा मनुष्य समाज में पूर्णतः अनुपस्थित है। सामाजिक संगठन की विशेषताएं अथवा लक्षण। सामाजिक संगठन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं अथवा लक्षण हैं। समाज की विभिन्न संस्थाओं अथवा इकाइयों का क्रमबद्ध योग। सामाजिक संगठन का निर्माण कुछ इन्हीं गिनी इकाइयों से नहीं होता है, बल्कि सामाजिक संगठन का निर्माण समाज की विभिन्न संस्थाओं और इकाइयों के क्रमबद्ध योग से होता है। इतना ही नहीं, इन विभिन्न इकाइयों में परस्पर एक स्पष्ट क्रमबद्धता
तथा अंतः संबंध भी होता है। प्रकार्यात्मक इकाई सामाजिक संगठन का निर्माण विभिन्न इकाइयों के द्वारा होता है। इन इकाइयों में एकता पाई जाती है जिनका आधार प्रकार्यात्मक संबंध होता है। लाभदायक एवं उपयोगी सामाजिक संगठन समाज के सभी सदस्यों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी होता है। संगठन के कारण ही व्यक्ति समाज में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अनुकूलन करने का गुण सामाजिक संगठन को समय समय पर समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। अनुकूलन के द्वारा ही सामाजिक संगठन समाज में संतुलन स्थापित कर सकता है। सामाजिक संगठन एक सापेक्षिक अवधारणा सामाजिक संगठन एक सापेक्षिक अवधारणा है। कभी भी कोई ऐसा समाज नहीं रहा जिसे पूर्ण रूप से संगठित कहा जा सके। कोई भी समाज अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं करता और न ही समूह के स्वीकृत प्रतिमानों के आधार पर समाज का प्रत्येक सदस्य ही कार्य करता है। समाज के सदस्यों का समान दृष्टिकोण सामाजिक संगठन तभी तक बना रहता है जबकि समाज के सदस्यों के दृष्टिकोण में पूर्ण समानता हो। उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व निश्चित सामाजिक संगठन में सामाजिक इकाइयों का उद्देश्य और लक्ष्य प्रायः पूर्व निश्चित होता है और उनके विभिन्न उद्देश्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक नियमों के अनुसार कार्य सामाजिक संगठन का कार्य सामाजिक संगठन का निर्माण करने वाली इकाइयाँ सांस्कृतिक नियमों के अनुसार अपना अपना कार्य करती हैं। सामाजिक संगठन एक गतिशील अवधारणा सामाजिक संगठन एक गतिशील अवधारणा इसमें परिवर्तन होता रहता है। संस्थाओं का स्थापित ढांचा सामाजिक संगठन सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का स्थापित ढांचा है। इस ढांचे के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संस्थाओं में जो एकता पाई जाती है उसका आधार प्रकार्यात्मक संबंध होता है। सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्व सामाजिक संगठन समाज को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए होता है। संगठन का बाह्य रूप उसकी संरचना है तथा उनके कार्य आंतरिक इनर रूप है। सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्वों में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। संरचनात्मक संगठन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समाज का संगठन उसकी संरचना और उसके सदस्यों के मतैक्य कंसेंसस पर निर्भर करता है। इलियट और मैरिल के अनुसार सामाजिक संरचना से हमारा अभिप्राय उस विशेष व्यवस्था से जिसका निर्माण परस्पर संबंधित संस्थाओं अभिकरणों एजेंसीज सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह के सदस्यों के पद तथा कार्यों से होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों संस्थाओं अभिकरणों एजेंसी तथा सामाजिक प्रतिमानों से मिलकर बनती है। ये स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करती वरन परस्पर संबंधित रहते हुए कार्य करती है। यह पारस्परिक संबंध ही एक निश्चित व्यवस्था व प्रतिमान को उत्पन्न करती है जो कि सामाजिक संगठन के लिए अति आवश्यक है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले इन तत्वों या इकाइयों के निश्चित कार्य होते हैं। जब तक ये इकाइयाँ अपने अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करती है तब तक सामाजिक संगठन की दिशा और दशा बनी रहती है। परंतु जब ये इकाइयाँ अपने पूर्व निश्चित कार्यों को करना छोड़ देती है तो सामाजिक संगठन में विरोध और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मतैक्य यानी कंसेंसस सामाजिक संगठन में मतैक्य भी एक महत्वपूर्ण अंग है। मतैक्य का अर्थ विचार और दृष्टिकोण की समानता से लिया जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। इन सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए यदि समाज के सभी सदस्यों के विचारों एवं दृष्टिकोणों में समानता ना हो तो समाज में व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समस्याओं पर एक मत होना ही मतैक्य कहलाता है। मतैक्य के अभाव में सामाजिक संगठन के निर्माण की प्रक्रिया का होना असंभव ही है। डी टाकविल ने इस संबंध में लिखा है कि एक समाज तभी जीवित रह सकता है जबकि उसके अधिकांश व्यक्ति अधिकतर विषयों में एक ही दृष्टिकोण से विचार करते हों एवं वे बहुत से विषयों में एक मत रखते हों और जबकि इस प्रकार की घटनाएं उनके मस्तिष्क पर समान विचार और प्रभाव डालती हों। पार्क और बर्गेस PAR के पार्क एवं BURGES बर्गेस ने इस संबंध में लिखा है समाज संगठित आदतों भावनाओं और सामाजिक मनोवृत्तियों का एक संकलन है। संक्षेप में मतैक्य है। सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जनरीतियाँ रूढ़ियाँ प्रथाएं विधियाँ संस्थाओं आदि की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक नियंत्रण के इन तत्वों के अभाव में समाज के संगठन का अस्तित्व संभव नहीं है। अतएव सामाजिक नियंत्रण सामाजिक संगठन का प्रमुख तत्व है। सामाजिक प्रक्रियाएं सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रियाओं से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जो निरंतर रूप से समाज में चलती रहती है। यह प्रक्रिया ही मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करती है।
पार्थ तथा बर्गेश ने लिखा है कि सामाजिक प्रक्रिया से अर्थ उन समस्त परिवर्तनों से जो समूह के जीवन में परिवर्तन माने जाते हैं। सामाजिक संगठन में परिवर्तन लाने वाले प्रभाव को प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संगठन में परिवर्तन लाने वाले प्रभाव को प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक प्रक्रियाओं पर सामाजिक संगठन ही नहीं वरन सामाजिक संबंध भी आधारित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार सामाजिक प्रक्रिया है जिनसे संगठन भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। समूह जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का पार्क और बर्गेस ने निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया है। संदेशवाहन, कम्युनिकेशन, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, प्रतियोगिता, कंपटीशन, व्यवस्थापन, एकोमोडेशन और सात्मीकरण, एसिमिलेशन। अगला प्रश्न है, सामाजिक संगठन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित करने वाले कारकों को निर्धारित कीजिए। सामाजिक संगठन के समाज शास्त्रीय महत्व का वर्णन कीजिए। सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित करने वाले कारक। सामाजिक संगठन को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक फैक्टर्स प्रोत्साहित करते हैं। संतुलित सामाजिक संरचना, बैलेंस सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित करने में संतुलित सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हाथ होता है। सरल शब्दों में संतुलित सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित करती है। निर्धारित कार्य, फंक्शन। प्रत्येक सामाजिक संगठन के निर्धारित कार्य होते हैं तथा इन कार्यों के द्वारा ही संगठन की स्थितियों का निर्धारण होता है। अतः यह आवश्यक है कि सदस्यों में स्थिति कार्यों को स्वीकार करने की जागरूकता होनी चाहिए। मतैक्य कंसेंसस। सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित करने में मतैक्य भी महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समस्याओं पर एक मत होना ही मतैक्य कहलाता है। मतैक्य के अभाव में सामाजिक संगठन के निर्माण की प्रक्रिया का होना संभव ही है। एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं, एसोसिएटिव प्रोसेसेस। सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित करने में एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नियोजित सामाजिक परिवर्तन, प्लान्ड सोशल चेंजेस। नियोजित सामाजिक परिवर्तन भी सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक संगठन का महत्व। सामाजिक संगठन से समाज को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सामाजिक संगठन प्रत्येक समाज के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण कार्य करता है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। सामाजिक संगठन का प्रमुख समाज शास्त्रीय महत्व सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से है। सामाजिक संगठन विकसित होने से समाज में व्यवस्था, नियमितता और क्रमबद्धता आदि तत्वों का विकास हो जाता है। ऐसी दशा में संगठन में आबद्ध व्यक्ति इन सब का अनुशीलन करता है। वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं एवं स्वतंत्रताओं को सामाजिक हित में त्यागते हैं। व्यक्ति के नियंत्रित व्यवहारों से समाज में संगठन विकसित होता है। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सामाजिक संगठन द्वारा समाज में नियमितता, व्यवस्था, एकरूपता आदि का विकास होने से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि संगठनात्मक सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति विरोधी है। वास्तव में सामाजिक संगठन का ध्येय सामान्य हितों की पूर्ति करना है। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। इस भांति सामाजिक संगठन व्यक्तिगत या व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से भी श्रेयस्कर है। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सामाजिक संगठन से समाज की संस्थाओं समूहों में परस्पर सामंजस्य स्थापित होता है। प्रत्येक इकाई स्वतंत्र एवं पारस्परिक सहयोग करके या सहयोगी होकर कार्य करती है। ऐसी दशा में समाज के घटकों में बुद्धि, ज्ञान, कला, साहित्य, भाषा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि का विकास होता है। इस भांति सामाजिक संगठन सभ्यता संस्कृति के विकास हेतु भी लाभप्रद है। कार्य और स्थिति का निश्चय, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस एंड रोल्स। सामाजिक संगठन के अंतर्गत विभिन्न समूह, समुदाय, संस्थाएं और बाकी अन्य सामाजिक संगठन कार्य करते हैं। इसमें आबद्ध सदस्यों के पारस्परिक संबंध निश्चित होते हैं। सदस्य परस्पर निर्धारित मान्यताओं के अनुसार कार्य व्यवहार करते हैं। इस व्यवस्था में उनको संगठन विशेष में अपनी स्थिति और कार्य का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति के लिए कार्य और स्थिति की निश्चितता बड़ी उपयोगी है। इससे समाज और व्यक्ति में सामंजस्य बना रहता है और व्यक्ति का विकास भी होता है। कार्य विधियों की एक रूपता, कॉमनर्स ऑफ वर्क टेक्निक्स। सामाजिक संगठन तभी संभव होता है जबकि उसमें आए हुए व्यक्तियों के उद्देश्य, हित, स्वार्थ आदि समान हो। इन तत्वों की पूर्ति हेतु वे एकमत होकर प्रयत्नशील होते हैं। इससे समाज में कार्य विधियों की एक रूपता का विकास होता है। कार्य विधियों की एक रूपता से सामाजिक संगठन बलशाली होता है। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति
निश्चित होती है। प्रयत्न करने वाले प्रत्येक घटक को लाभ होता है। सामाजिक एकात्मकता का विकास होता है। इस प्रकार सामाजिक संगठन नाम की दशा और परिस्थिति प्रत्येक समाज के लिए आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति में समाज का विकास रुक जाता है, सभ्यता एवं संस्कृति का विनाश हो जाता है, मानवता दानवता के रूप में परिणित हो जाती है और सामाजिक संगठन की विपरीत दशा विघटित या विघटन कहलाती है। धन्यवाद।